स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उदय जैसी महत्वपूर्ण योजना सफल हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो क्या कारण थे और नहीं हुई तो क्या कारण थे, और भविष्य में हम क्या करेंगे? मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोयले की समस्या नहीं है, कोयले की समस्या आज भी है। प्रधानमंत्री जी तुरंत मुझसे सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं, और ये लॉस एक्यूमुलेटेड होते गए और हालत यहां तक पहुंची कि उदय 2 को लॉन्च करना पड़ा। ना तो समझा गया, ना उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया गया। डिस्कॉम्स सदा ही लॉस में रहेंगी। पॉलिसी वॉच के 6ठे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय वो है जिससे आप और हम दोनों संबंधित हैं, यानी कि बिजली का उपयोग हम और आप सब लोग करते हैं, और आजकल गर्मी के मौसम में कई पावर कट्स भी होते हैं। तो आपने कभी विचार किया होगा कि ऐसा क्यों होता है, कि पावर कट्स क्यों हो रहे हैं, बिजली की क्या समस्याएं हैं? तो आज एक महत्वपूर्ण योजना जो सरकार ने चलाई थी, जिसका नाम उदय था, यानी कि उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, यानी कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय का आरंभ वर्ष 2014 में हुआ था। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हम प्रमुख रूप से ये बताएंगे कि ऊर्जा यानी कि पावर सेक्टर की पृष्ठभूमि क्या है, हमारे इस देश में कितनी पावर जनरेट होती है, किन क्षेत्रों में होती है, उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो उदय योजना आरंभ की गई, इसके प्रमुख पार्ट्स क्या थे, इसके प्रमुख कंपोनेंट्स क्या थे। और फिर जैसा हम पूर्व में करते रहे हैं योजनाओं के बारे में, आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस योजना यानी कि उदय जैसी महत्वपूर्ण योजना सफल हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो क्या कारण थे, और नहीं हुई तो क्या कारण थे, और भविष्य में हम क्या करेंगे? लेकिन ये पूरा बताने से पूर्व एक व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव तब था जब मैंने कोयला सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था वर्ष 2014 में। नई नई सरकार बनी थी, तो एक प्रस्तुतिकरण हुआ, एक प्रेजेंटेशन हुआ माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, जिसमें पावर सेक्रेटरी ने एक प्रस्तुतिकरण किया, और उस प्रस्तुतिकरण में प्रमुख रूप से जो पावर सेक्टर की समस्याएं थी उनको रेखांकित किया। उन्होंने लगभग 6 या 7 स्लाइड, मुझे स्मरण है, प्रस्तुत की थी, और उन सब स्लाइड्स में उन्होंने इस बात की चर्चा की कि ऊर्जा क्षेत्र यानी कि पावर सेक्टर की समस्याओं का प्रमुख कारण कोयला है। हर स्लाइड में उन्होंने कहा कोयला है। जब उनका प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ तो प्रधानमंत्री जी मेरी तरफ घूमे और उन्होंने कहा, अनिल जी आपने देखा, अगर आप कोयले की समस्या का समाधान कर दें तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। वो पावर सेक्टर के आगे चले गए, उनका आर्थिक स्थिति। तो सामान्य रूप से, चूंकि ये मेरी पहली भेंट थी, सामान्य रूप से कोई अधिकारी अपनी बात इतनी स्पष्ट रूप से नहीं कहता, लेकिन मेरी कुछ आदत थी, मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी के सामने रखी। मैंने आरंभ तो ये किया कि प्रधानमंत्री जी मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये शायद उचित नहीं होगा कहना कि ऊर्जा क्षेत्र यानी कि पावर सेक्टर की समस्त समस्याओं का कारण कोयला है। इस पूरे क्षेत्र को हमें कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। मैंने शब्द कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरी जानकारी में ऊर्जा क्षेत्र की कई समस्याएं थी, कोयला भी उनमें से एक थी, लेकिन खाली कोयला उसमें समस्या नहीं थी। प्रधानमंत्री जी तुरंत मुझसे सहमत हुए। उन्होंने कहा कि हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं। फिर उस समय जो ऊर्जा क्षेत्र के मंत्री थे, जो कोयला के मंत्री भी थे, पीयूष गोयल जी, उनकी तरफ वो घूमे और उन्होंने उनसे कहा कि अनिल जी सही कह रहे हैं, इस समस्त समस्याओं को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव देखने में ही उदय का उदय हुआ, यानी कि उदय एक ऐसी योजना थी जिसमें ऊर्जा क्षेत्र के कई समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया। उदय पर आने से पूर्व एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको अवश्य देना चाहूंगा। पृष्ठभूमि ऊर्जा क्षेत्र की आप सब लोगों को अवगत होगा कि आज की तारीख में भी प्रमुख रूप से जो ऊर्जा यानी कि पावर, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आती है, इसमें से लगभग 68% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो थर्मल पावर की यानी कि कोयले से बनती है। उसके अतिरिक्त आजकल सौर ऊर्जा पे काफी बल है, 22% इंस्टॉल कैपेसिटी उसकी है। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि न्यूक्लियर भी हमारा काफ़ी इसमें योगदान देता है, लगभग 20% है, और 12 से 13% हमारा योगदान जो है वो जल से यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से है कि इस देश में कोयला बहुतायत की मात्रा में उपलब्ध है, और इसी वजह से वर्षानुवर्ष
नए नए थर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए और उससे ऊर्जा का उपयोग हम कर रहे हैं। अब आज हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि इस थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो एक अन्य एपिसोड में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आज प्रमुख रूप से हम बात करेंगे कि ऊर्जा क्षेत्र की इन समस्याएं क्या क्या हैं और उनके समाधान का क्या प्रयास किया गया। पावर जनरेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कि जहां पावर जनरेट होती है, यानी कि जनरेटिंग कंपनीज होती हैं, और फिर ये पावर जब जनरेट होती है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में अगर जनरेट हो रही है तो उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है। आप लोग ने आते जाते बड़े बड़े तार देखे होंगे लटके हुए सड़कों के आसपास, बहुत बड़े टावर्स होते हैं जिससे ट्रांसमिट की जाती है पावर। और तीसरा, जब वो ट्रांसमिट करके एक शहर या किसी स्थान पर पहुंच जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक जनरेटिंग कंपनीज होती हैं, ट्रांसमिटिंग कंपनीज होती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। समस्या भी इन्हीं से संबंधित है। हम एक एक करके इन समस्या को समझने का प्रयास करेंगे और फिर ये देखेंगे कि उदय के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया। सबसे पहले जनरेशन देखते हैं। जनरेशन का प्रमुख स्रोत, जैसे मैंने आपसे बताया, कोयला है। लेकिन इस देश में कोयले की कमी नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध हो रहा था कोयला, यानी 2014 में तो बड़ी मारामारी थी, कोयले की बहुत कमी हो गई थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 300 बिलियन टन कोयला उपलब्ध है, यानी कि एस्टिमेटेड है, और हमारी आवश्यकता 1 बिलियन टन भी नहीं है। कम से कम 2014 में तो नहीं थी 1 बिलियन टन, आज की तारीख में शायद है। इतना कोयला उपलब्ध, लेकिन इतनी कम उपलब्ध था, जिसके फलस्वरूप लगभग 25% जो कोयला हमें आवश्यकता थी वो इंपोर्ट करना पड़ता था। तो कोयले की कमी एक महत्वपूर्ण कारण था ऊर्जा क्षेत्र में समस्या का। वो केवल एक कारण नहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण था। इस समस्या के समाधान के लिए 2014 से 16 के बीच में अनेक प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप रिजल्ट यह आया कि 2016 तक कोई भी हमारा पावर प्लांट ऐसा नहीं था जो कि क्रिटिकल हो, यानी क्रिटिकल का तात्पर्य है कि उसमें कोयले की कमी ना हो। तो कोयले की समस्या का बाय एंड लार्ज, समस्या आज भी बनी हुई है, लेकिन बाय एंड लार्ज समाधान निकाल लिया गया। और यह आशा की जाती है कि जिस प्रकार से कोयले के उत्पादन में आजकल वृद्धि हो रही है, उससे माना जा सकता है कि शायद कोयला एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में प्रस्तुत ना हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोयले की समस्या नहीं है, कोयले की समस्या आज भी है, लेकिन कदाचित वो इतनी महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। यानी कि इनपुट जिससे पावर जनरेट होती है उसकी उतनी समस्या नहीं है। और दूसरा लाभ यह है कि जो कोयले की कॉस्ट भारतवर्ष में है, यानी कि जो कोयला हमारी जनरेटिंग कंपनीज को जाता है, उसकी कॉस्ट इंपोर्टेड कोयले से काफी कम है। अब हम आते हैं जनरेटिंग कंपनीज। जनरेटिंग कंपनीज में समस्या यह है कि एक होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब यह है कि कितनी कैपेसिटी उस पावर प्लांट की है, और दूसरा यह है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो जो प्लांट लोड फैक्टर जैसे कहते हैं, यानी कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके फलस्वरूप कितना वो प्रोड्यूस करती है, वो लगभग 63% है, जो कि ऊपर नीचे होती रहती है। आप ये मान के अगर चलें कि इस प्लांट लोड फैक्टर को हम 2% भी बढ़ा दें तो कितनी ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा। तो हमारे एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कई पुराने पावर प्लांट्स हैं जिनकी एवरेज 63 है, कई की प्लांट लोड फैक्टर 50 से भी नीचे है, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी उसकी आधा भी वो बिजली नहीं प्रोड्यूस करती। एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जिसके समाधान का प्रयास आवश्यक है। दूसरा, जो ये प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी, ये सामान्य रूप से ये इलेक्ट्रिसिटी देती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, यानी कि वो कंपनीज जो कि अंततः कंज्यूमर को ये बिजली मुहैया कराते हैं। अब समस्या यह आती है कि क्योंकि डिस्कॉम्स की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, इसके फलस्वरूप जो धनराशि समय से जनरेटिंग कंपनीज को मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती, जिसके फलस्वरूप जो पैसा उनको कोल इंडिया को देना है वो नहीं दे पाते। जो पैसा उन्होंने ऋण लिया है बैंक से अपनी यूनिट को लगाने के लिए, उनको जो डेट लिया है उसमें पैसा वापस देना है वो नहीं दे पाते। तो उसमें डिफॉल्ट होता है, यानी कि डिफॉल्ट आरंभ होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज स्वयं भी कंज्यूमर से पैसा नहीं ले पाते। इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। पूर्ण पैसा नहीं ले पाते, उनको लॉसेस होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो धनराशि डिस्कॉम्स को जनरेटिंग कंपनीज को दी जानी है वो नहीं दे पाते, और जनरेटिंग कंपनीज वो धनराशि कोल इंडिया या बैंक्स को नहीं दे पाते। तो ये कंटिन्यूम है।
इस कंटिन्यूम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। देश में अधिकतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉसेस में है और ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गए थे जब उदय का उदय हुआ था, जब उदय की स्थापना हुई थी। उदय की स्थापना में इस बात पे चर्चा हुई कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, यानी कि उदय का मतलब ही यही था, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यानी कि डिस्कॉम्स को ठीक किया जाना आवश्यक समझा गया, क्योंकि यह समझा गया कि अगर डिस्कॉम्स में सुधार आता है तो जनरेटिंग कंपनीज में सुधार आएगा, वो अपने ऋण वापस कर सकेंगी। तो प्रमुख समस्या जो ऊर्जा की थी वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की थी। अन्य भी समस्याएं थी लेकिन प्रमुख समस्या यही थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की क्या समस्या थी जिनको एड्रेस करने का प्रयास उदय के माध्यम से किया गया। सबसे बड़ी समस्या डिस्कॉम्स की यह थी कि वो महंगी बिजली खरीदते थे और जितने की खरीदते थे उससे कम में वो बेचते थे। यानी कि आप 2 रुपए में सामान खरीद रहे हैं और उससे आप 1 रुपए 50 पैसे में अगर बेचेंगे तो आपको 50 पैसे का तो नुकसान हो गए। नुकसान का दूसरा कारण यह था कि 100 यूनिट अगर वो जनरेटिंग कंपनी से ले रही थी और वो बांटते समय 60 ही बांट पा रही है और 40 कहीं खो जा रहे हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में AT&C लॉस कहते थे, यानी कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। अब इन लॉसेस को कम कैसे किया जाए? तो वैसे तो उदय के कई सारे कंपोनेंट्स थे, लेकिन प्रमुख रूप से 2 कंपोनेंट्स थे। एक फाइनेंशियल कंपोनेंट था, एक था ऑपरेशनल कंपोनेंट। फाइनेंशियल कंपोनेंट क्या था? चूंकि डिस्कॉम्स ने इतना ऋण लिया हुआ था और उसका इंटरेस्ट बर्डन इतना ज्यादा था कि फाइनेंशियली वाइबल नहीं हो रही थी डिस्कॉम्स, तो इसका फाइनेंशियल कंपोनेंट ये था उदय का कि ये जो ऋण है वो स्टेट गवर्नमेंट्स टेक ओवर कर लेंगी। अगर बैलेंस शीट में वो ऋण स्टेट गवर्नमेंट्स टेक ओवर कर लेंगी तो उसका इंटरेस्ट बर्डन फिर डिस्कॉम्स पे नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो डिस्कॉम्स थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स थी जो 2 पूरी तरह ओन्ड थी गवर्नमेंट से, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा था। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स लोन रेस करती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स की, क्योंकि स्टेट गारंटी होती है, इसलिए वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन रेस कर सकते हैं। तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन रेस करते थे तो ओवरऑल इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाता था। तो उज्जवल डिस्कॉम योजना का एक जो फाइनेंशियल पार्ट ये था कि ये जो लोन, यानी कि जो बकाया डिस्कॉम्स का था इतने वर्षों में इकट्ठा हुआ था, वो स्टेट गवर्नमेंट्स टेक ओवर कर लेंगे, जिससे टेक्निकल टर्म्स में वो बैलेंस शीट डिस्कॉम्स की क्लीन हो जाएगी। तो एक तो ये अंग था। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि इससे एक स्पेस मिल जाती थी डिस्कॉम को, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाती थी तो वो और लोन ले सकते थे बैंक से और बिजली खरीद सकते थे। समस्या ये आ रही थी क्योंकि वो इतने लॉस में थे, इतना लोन उन्होंने पूर्व में ले रखा था, वो और पैसा ले नहीं सकते थे बैंक से, और पैसा अगर लेते नहीं तो बिजली कैसे लेते वो जनरेटिंग कंपनी से। तो ये एक स्पेस मिल रहा था डिस्कॉम्स को इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अब दूसरी जो उससे महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी ऑपरेशन पार्ट में। मैं संक्षिप्त में आपको सिर्फ इसके जो साधारण पहलू हैं उन्हीं पर डाल रहा हूं मैं। आई एम थ्रोइंग लाइट ऑन देम। वो समस्या ये थी, जैसा मैंने पूर्व में चर्चा की, कि जो बिजली ये लेते थे 100 यूनिट अगर ले रहा है डिस्कॉम और वो डिस्ट्रीब्यूट जब कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और उसका लॉस हो जा रहा है, आपको जानकर आश्चर्य हो गए कई राज्य ऐसे हैं जहां 50% तक डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो जाता था, ट्रांसमिशन लॉस हो जाता था। तो 50 पैसा कौन देगा भाई, वो कहीं से आना है। तो इसको कम कैसे किया जाए उज्जवल का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। और उस कम करने के लिए ये जानना आवश्यक था कि ये लॉस कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से ये होता था कि भाई ये एग्रीकल्चर एरिया में जाता है तो वहाँ लॉस हो जाता है। तो इस पे प्रक्रिया ये अपनाई गई कि फीडर सेपरेशन किया जाए, यानी कि एग्रीकल्चर का फीडर अलग किया जाए, कमर्शियल का फीडर अलग किया जाए, डोमेस्टिक का फीडर अलग किया जाए, और साथ ही साथ एनर्जी ऑडिट किया जाए, जिससे जानकारी हो सके कि अगर ये लॉस हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर इन लॉस को अगर कम नहीं करेंगे तो डिस्कॉम्स सदा ही लॉस में रहेंगी, क्योंकि वो रिकवरी नहीं होगी। आपने 100 रुपए खर्च कर दिया बिजली खरीदने में और आपने बेची बिजली सिर्फ 60 रुपए की, उसमें रिकवरी हुई सिर्फ 20 रुपए की, तो 100 में आपको 20 ही रुपए तो मिला, तो आपको तो नुकसान होना है। तो इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उदय को अपनाया गया और यह प्रयास किया गया, पहला
कि एक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग हो, यानी कि ऋण जो है वो राज्य सरकारें लें, और दूसरा एटीएनसी लॉसेस कैसे कम किए जाएं, इस पे विचार हुआ, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग की बात आई, फीडर सेपरेशन की बात आई, और यह प्रयास किया गया कि लॉसेस को कम किया जाए। ये एक बहुत ही व्यापक योजना बनाई थी 2014-15 में, और इसको फिर स्टेट के साथ बातचीत करके उसको इंप्लीमेंट किया गया। अब हुआ क्या इसमें? सबसे आसान काम फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग तो हो गई। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होने के फलस्वरूप डिस्कॉम्स फाइनेंशियली सक्षम हो गई और लोन लेने के लिए, जिससे वो बिजली खरीद सके और बेचे। जो उसका दूसरा बेसिक महत्वपूर्ण पार्ट था कि एटीएनसी लॉसेस कैसे कम किए जाएं, उसमें ज्यादातर स्टेट्स फेल हुई। कई स्टेट्स ने एटीएनसी लॉस कम तो किए, लेकिन फिर भी इतने थे कि वो उनको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकी, और ये लॉस एक्यूमुलेटेड होते गए, और हालत यहां तक पहुंची कि उदय 2 को लॉन्च करना पड़ा। यानी कि पहले एक बार रिस्ट्रक्चरिंग हुई, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, फिर दोबारा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हुई उदय 2 के माध्यम से। अब प्रश्न यह है कि उदय 2 अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी कि जो उसके प्रमुख उद्देश्य थे, कुछ उद्देश्यों की तो पूर्ति हुई, लेकिन प्रमुख उद्देश्य था कि डिस्कॉम्स को वापस फाइनेंशियली हेल्दी बनाया जा सके, अगर वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसके कई व्यवहारिक कारण थे। योजना बहुत अच्छी थी, जैसे सरकार में सामान्य रूप से होता है कि थॉट प्रोसेस और योजनाएं बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। मेरे विचार से पहला कारण यह था कि उदय का जो उद्देश्य था, जो मूल प्रक्रिया थी, उस पर ना तो समझा गया, ना उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया गया। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग तो आसान थी, प्रमुख रूप से प्रयास ये होना था कि क्या हम जो नुकसान हो रहा है डिस्कॉम्स को, उसको दूर कर सके। और आश्चर्य का विषय यह था कि गुजरात का एक मॉडल हमारे सामने उपलब्ध था, जहां पर इस प्रकार का लॉसेस को कम करने का बड़ा सफल प्रयास किया गया था। आश्चर्य का विषय यह है कि जो चीज गुजरात में सफल हो गई थी, वो कम से कम राजस्थान में तो सफल हो ही सकती थी, पड़ोसी राज्य है। लेकिन ये इस वजह से नहीं हुआ कि उदय में अधिकतर चर्चाएं दिल्ली में हुई। अगर आप इसको कोयले की समस्या से कंपेयर करें, मुझे स्मरण है कि सचिव कोयला के रूप में मैंने एक भी बैठक दिल्ली में नहीं की, समस्त बैठकें राज्यों में की, और वहां इसलिए राज्यों में की कि वहां सब अधिकारी उपलब्ध थे, उनसे बड़ा डिटेल में डिस्कशन होता था, और उनके सहमति से आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। मेरे विचार से उदय में जो ये इस प्रकार का कार्य किया जाना था, वो नहीं किया गया, क्योंकि इसकी अधिकतर चर्चाएं दिल्ली में हुई, जबकि प्रयास ये होना चाहिए था कि ये टीम्स गुजरात जाती, या गुजरात की टीम्स इन प्रदेशों में आती और समझाती कि इस प्रकार के बढ़िया आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। अभी भी शायद देरी नहीं हुई है। आज की तारीख में भी अगर गुजरात मॉडल को ध्यान से समझा जाए और अन्य प्रदेश उससे सीखने का प्रयास करें, और एक व्यापक योजना उसी प्रकार की बनाए जैसा कि गुजरात में है, तो मुझे आशा है कि उदय 2 तो निश्चित रूप से सफल हो सकता है। लेकिन इसके लिए बैठकें दिल्ली में नहीं करनी होंगी, बैठकें राज्यों में करनी पड़ेगी। राज्य के अधिकारियों के साथ बैठना पड़ेगा, राज्य के नेताओं के साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है, इसकी उपादेयता क्या है, और ये भी समझाना पड़ेगा इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि कदाचित ये क्रियान्वयन हो चुका है, और जो बात एक प्रदेश में हो सकती है वो देश के अन्य प्रदेशों में हो सकती है। नमस्कार, अगली चर्चा हम करेंगे इसी से संबंधित सौर ऊर्जा के बारे में अगले एपिसोड में। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।